नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मंथन में आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में अब फाइनल और अंतिम दौर जारी है। अंतिम दौर तक जो पहुंच चुका है चुनाव। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले पार्टियों की जद्दोजहद और तेज हो गई है। आपको बता दें 904 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी है, लेकिन लोकसभा का आखिरी चरण सत्ता की कुर्सी तय करने वाला है, जिसे जीतने की जद्दोजहद में पार्टी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान खत्म करने की बात लगातार कह रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार, आरक्षण, आदिवासियों का मुद्दा, सांप्रदायिक राजनीति, ये तमाम आरोप इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर लगा रहे हैं। और इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने झारखंड के दुमका में सभा की। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेजी से होगी। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। उन्होंने कहा कि आप याद करें कि 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसे लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद करा दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और जिस तरह से लगातार उनकी तरफ से आरक्षण, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, देखना होगा कि कितना ये बीजेपी को फायदा दिलाने में कामयाब होते हैं। और चलिए चर्चा करेंगे इसी पर। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर, आपका भी बहुत स्वागत है। और जिस तरह से लगातार ये हम होते हुए देख रहे हैं कि चुनाव में नेताओं की तौर से, राजनीतिक दलों की ओर से लगातार जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं, या फिर जिस तरह के आरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस पर तमाम हम लगातार मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और देखना होगा कि 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें कितना ये मुद्दे जो हैं वो कारगर साबित होते हैं। राज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। राज जी, बहुत स्वागत है। प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। अब देखिए, तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर राम मंदिर, 370, 3 तलाक के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि 2014 से पहले क्या करते आए हैं आप लोग, उनके साथ, आप लोग जनता के साथ क्या करते आए हैं, ये उन्होंने गिनाया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद कार्रवाई और तेजी से होगी। कैसे देख रहे हैं उसे? उन्होंने कहा कि जनता का पैसा 2014 के पहले लूटा जाता था, यानी मोदी जी के आने के पहले। उसके बाद से उसी पैसे का जनता के हित के लिए यूज किया गया। नहीं, तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनता के हित में यूज किया, तो वो ये क्यों नहीं बताते कहां यूज किया? इन्हें बताना चाहिए। फिर ये इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? दूसरी बात, ये सही कह रहे हैं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के लिए कार्रवाई तेज हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा 10 साल में जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने करा है और बिल्कुल क्लीन चिट की तरह बैठे रहे, वो सब खुला जाएगा। इनके बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे। ये बात सही है। दूसरी बात, तीसरी बात कि आप ये बताइए, ये प्रधानमंत्री 10 साल रहने के बाद भी क्या अभी नूतन की तरह कहेंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे? क्या मतलब है भाई? देश के प्रधानमंत्री हो, आपको ये तहजीब होनी चाहिए। अब आपका अच्छा नहीं लगता, अगर कोई बच्चा होता तो वो भी 50-52 साल का होता इनका बच्चा, तो क्या ये अपने बेटे के लिए साहबजादे ऐसे ये शब्द यूज करते? ये पब्लिक में इनके विरोध में जा रहा है। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं, सन 2014 और 19 में नो डाउट देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मोदी जी के लिए सोचा था अच्छा काम करेंगे यार, इन्हें चुन लो, इनको टाइम देख लो, ठीक है ना। लेकिन 2014 में जब जो बच्चे ने वोट दिया था पहली बार अपनी नौकरी के लिए कि मैं अच्छा कमाऊंगा, वो आज भी 27-28 साल का होने के बाद अगर नौकरी कर रहा है तो 20-22 हजार रुपए की, वरना बेरोजगार है। 2019 में इन्होंने पुलवामा में शहीदों के नाम पे मांगा था, जो इस इतिहास में भूतो न भविष्य थी, इससे बड़ा पाप नहीं था। इन्होंने उन सैनिकों के नाम पे वोट पाया और सैनिकों को ही संविदा की तरह कर्मी बनाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड अगर ले ले दे, मान लो
वहां पे हर घर से एक बच्चा आर्मी में। आप कहीं के लिए पूरा होगा, 1 2 3 होते हैं बल्कि। अब वो क्या जाएगा 18-20 साल में, मतलब 25 साल से पहले पहले वो आ जाएगा, वो एक्स सर्विस मैन हो जाएगा और उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब ये कहते हैं 15-20 लाख रुपए दे भी देंगे। मैं दावे के संग कहता हूं, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, अगर कमाने का साधन नहीं तो वो कुबेर बड़ी जल्दी से खिसक जाती है। और एक और बात कहता हूं, ये जो सोच रहे थे कि देश की जनता कुछ नहीं सोच रही, सिर्फ धर्म के लिए सोच रही है, तो देश की जनता बड़ी समझदार हो गई है। उन्होंने कहा ठीक है, धर्म, मैं भी कहता हूं पूजा पाठ करना मेरा काम है, मैं पूजा करूंगा, लेकिन अगर मैं 8 ही घंटे पूजा करते रहूंगा, अपने बेटे की फीस कहां से भरूंगा? अगर 16 घंटे में ही यही व्रत ही करता रहूंगा तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा कैसे? धर्म कर्म अलग अलग चलते हैं। भाई एक चीज सुन लीजिए, ये इतना पाप कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगला जन्म कबर बिज्जू चिपकली कॉकरोच का होगा, देख लेना। ये मैं आज देख रहा हूं। ठीक है राज शर्मा जी, हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, राज शर्मा जी की बातों का जरा जवाब दीजिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा, उन्होंने बार बार ये कहा कि 2014 से पहले आप देखिए, जब कांग्रेस जो है वो जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करती थी, उनसे पैसे ऐंठती थी, और 2014 के बाद से, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद से जनता का पैसा उन्हीं के हित के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर ये कहना है कि कहाँ इस्तेमाल हुआ उसके बारे में भी बताना होगा। इसके साथ साथ वो जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। नहीं, देखिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, देश के मतदाता भली भांति जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश की क्या परिस्थितियां थी। क्या ये झूठ है कि रोज नए भ्रष्टाचार के उजागर होते थे, नए, कभी 2G, कभी कॉमनवेल्थ, कभी कोयला घोटाला, हुआ कुछ मतलब 2G में क्या हुआ? 2G में? पूछिए मत, घोटालों का रिकॉर्ड मत चलाया करो। कर रहा था। मैं तंग हो गया। लेकिन हमारी सरकार बनी, पिटा मैं नहीं सुनने आया, जब मैं घिसा पिटा आने रिकॉर्ड के बाद जो घोटाले, क्या प्रूफ हुआ? घोटाला में जा रहा क्या था, प्रूफ जो हुआ? 2G में जा रहा घिसा पिटा था, रिकॉर्ड न चलाए, जो घिसा पिटा रिकॉर्ड में जा रहा था, वही चलो। आज वो पैसा, ठीक है राज शर्मा जी, पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। पहले सुन लीजिए आप थोड़ा। गलत नहीं सुनना ना। हाँ तो ठीक है, पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप इसका जवाब दीजिए ना, क्या गलत है, लेकिन पहले बात होने दीजिए पूरी। राज शर्मा जी पहले बात पूरी होने दीजिए। बोलिए चंद्रमोहन जी। धन्यवाद रिस्का जी, आपने जो है मौका दिया और इन लोग के जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आपके डिबेट पर, इनको आपने चुप करा दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। जो घोटाला बंद हो गया, उसके बदले में जनता के लिए क्या क्या किया जा रहा है सुनिए। जनता के लिए 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाया गया। 11 करोड़ से अधिक लोगों को 50,000 रुपए रिश्वत दिया गया। 50,000 रिश्वत ली। बुजुर्ग महिला ने सांसद के सामने कहा। ठीक है राज शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ ना, तब आप अपनी बात रखिए ना, सुन तो लीजिए। बोलिए चंद्रमोहन जी। ये झूठ के राज शर्मा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए चंद्रमोहन जी। आप देख लीजिए, जैसा इनके बड़े नेता डीएनए झूठ बोलते हैं, इन लोग सच नहीं सुन सकते। ठीक है, क्या हमने जो कहा एक भी झूठ बोला हमने? क्या बता दो, डीएनए का बता दो, झुट्टा पार्टी डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। 7 करोड़ परिवारों को 5 लाख का जीवन का बीमा मिल रहा है, क्या ये झूठ है? क्या 34 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला और उस लोन से उनको रोजगार मिला? ये क्या झूठ है? लेकिन देखिए, ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये घोटाला गरीबों के। ठीक है चंद्रमोहन जी। राज शर्मा जी, जल्दी से उनकी बातों का जवाब दीजिए और 2 लाइन में जवाब खत्म कीजिए ना, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। मैं एक ही बात कहता हूँ, पांडे जी ऐसे झूठ मत बोलो। आपने रोजगार कहाँ दे दिया? आप बता, किसको बताते हो? मेरी अगर इसी का फैक्ट्री है, मेरे 15 लोग लग गए, तो ये 15 ईपीएफ में रजिस्टर हो गए, ये उसको दिखाते हैं नौकरी दे दी। अरे झूठ बोलते रहते हो, झूठ के पुलिंदा। आपने आज तक जो कैलेंडर में सरकारी पोस्टें हैं वो क्यों नहीं भरी? सरकारी पोस्ट
आपने 10 साल में क्यों नहीं भरी? आज भी खाली है। अब बताओ क्यों नहीं भरी आपने? हलवाई की दुकान में 9 लड़के काम कर रहे, पीटीआई में रजिस्टर्ड हो रहे। आप बताते हो कि हमने नौकरी दे दी। और ऋषिका जी, एक महिला ने सांसद से कहा पूछा मोदी जी से कुछ कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा आज 50,000 रुपए लिए। क्या करा आपने उसका फिर? हर मकान में हमने 50 से 1 लाख रुपए दिया। ये तो चमकदार कपड़ा पहन रहे हो ना, ये रिश्वत का पैसा है तुम्हारे ये पास। सब भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचारी में नहाए हो। अरे आपने भ्रष्टाचार का समरसीबल लगाया हुआ है। ठीक है, नहीं नहाते हो। ठीक है राज शर्मा जी। प्रखर श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। प्रखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, जिस तरह से ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का हो, भ्रष्टाचार का हो, या फिर इसके अलावा अन्य मुद्दे आप ले लीजिए, क्योंकि पूरे चुनाव में आम मुद्दों पर जिस पर बात की जानी थी उस पर तो बात हुई नहीं, बाकी जो मुद्दे हैं वो उठाए गए। लेकिन क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आप इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने के जो दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आखिरी चरण के लिए आम आदमी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है? ऋषिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। मैंने अभी चंद्रमोहन चौबे जी को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, तो मुझे एक तो क्रिस्टोफर नोलन की लाइन याद आ गई। क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था कि मैं मानता हूँ कि सांप तो डसेगा ही, चाहे उसे सांप कहो जाए या उसे सांप जी। ये क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था, चाहे उसे सांप कहो चाहे उसे सांप जी, वो तो डसेगा ही डसेगा। देखिए, ये बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। हम लोगों ने 6 चरणों का चुनाव अभी तक देख डाला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 6 चरणों के चुनाव में अपेक्षा करी थी कि वो 6 चरणों के चुनाव में वो अपनी किए गए अपने कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा बताएंगे जो उन्होंने इस देश के लिए समर्पित करा, मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए कि जब हम सुनते हैं तो उनके मुंह से हमें जो सुनाई दिया, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंगलसूत्र, माँ से मुस्लिम, माँ से मदरसा, माँ से मुगल, माँ से मुजरा। सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही बोलते रहे माँ से, मगर इनका माँ से मणिपुर इनको याद नहीं आया, इनको माँ से महिला पहलवान याद नहीं आई, इनको माँ से किसानों के को दी जा रही देने जाने वाली एमएसपी याद नहीं आई, माँ से महंगाई याद नहीं आई। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ आपके दर्शकों को और उन साथियों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माँ बहनों की गालियां देना बच गई है। वो दिन दूर नहीं कि वो माँ बहनों की गालियां भी देने पे उतर आए। ठीक है प्रखर जी। उनकी सभा के अंदर माँ बहनों की गालियां भी चल जाए। ठीक है प्रखर जी। चंद्रमोहन जी, जल्दी से प्रखर जी की बातों का जवाब दीजिए। ठीक है प्रखर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आवाज लगने लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा का प्रवचन दे रहा हूँ। ठीक है, इनसे 2 सवाल पूछेंगे तो साहब। ठीक है प्रखर जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। चंद्रमोहन जी से आप ही की बातों का जवाब ले लेते हैं। जरा चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के अलावा इस पूरे चुनाव में और कुछ नहीं किया। वो सीधा कह रहे हैं, एम फैक्टर को आप ले लीजिए, चाहे वो मुस्लिम हो, मटन हो, मुजरा जैसे शब्दों का भी इस चुनाव में उपयोग किया गया, जो कहीं ना कहीं गलत ही था। अगर राजनेता जो है, राजनीतिक दल जो है, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते, आपको लग रहा है कि ठीक है, या आपको ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ठीक ही कहा? बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस पूरे चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया उसे छोड़कर बीजेपी ने बाकी दूसरी पार्टी के मैनिफेस्टो को खूब मुद्दा बनाया। खुद के मैनिफेस्टो पर भी तो बात की जानी चाहिए थी। और एक सवाल और है मेरा आपसे, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आरक्षण हो, भ्रष्टाचार हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, 3 तलाक हो, आपको लग रहा है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं ये आपको वोट दिलाने में कारगर साबित होंगे? जनता आप पर भरोसा करेगी? जनता इसके दम पर आपको वोट देगी? चंद्रमोहन जी। ऋषिका जी, आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री जी
सब योजनाएं जो हमने योजनाएं गिनाई 13 करोड़ नल, हर घर नल से जल या जो भी सब बताया, लेकिन क्या बोलते हो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताएंगे? हम राजनीतिक दल हैं, हम अपना अगर बताएंगे कि हमने ये किया है, तो हम विपक्ष को भी बताएंगे कि वो आएगा तो वो क्या करेगा। क्या एक भी जो इतनी देर से ये एमएम की बात कर रहे थे, तो क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस के पेज नंबर 7 और 8 पर ये नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण सीट छीनकर, एसटी का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों के लिए अलग से देंगे, और वो कहीं नहीं रहे। रिस्का उन्होंने किया है, कर्नाटक में उन्होंने मानसिक रूप से मैं आपके पास लौटूंगी, आप पहले सुन लीजिए ना। नहीं जी, हमारी पूरी बात सुन लीजिए। इतनी देर से लोग की बातें अरे मैं आऊंगी ना आपके पास, आप भी अपनी बात रखिए ना, बात तो पूरी करने दीजिए। बोलिए चंद्रमोहन जी। हाँ, रिस्का जी, इन्होंने कर्नाटक में 32% जो ओबीसी आरक्षण था, उसमें से 23% आरक्षण मुस्लिमों को दिया। तो क्या हम नहीं उजागर करेंगे इनके सच को? और बताइए, तेजस्वी यादव, सुनिए रिस्का जी, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव नवरात्रि में, जो कि धार्मिक आस्था हमारी है, नवरात्रि में लोग पूजा पाठ करते हैं और वो अपने आप को गरीब का बेटा बोलते हैं और हेलीकॉप्टर में मछली खाएंगे, तो क्या हम नहीं कहेंगे? इनके सेठ पोत्रोदा हमारे लोगों की संपत्तियों की गणना कराएंगे, तो हम क्या कहेंगे नहीं कि ये हमारे हिंदुओं के, महिलाओं के या हमारे देश के नागरिकों के गहना गिनेंगे, उनको छीनेंगे, उनकी संपत्ति छीनेंगे, तो क्या हम ये बताएंगे नहीं? ठीक है चंद्रमोहन जी। आलोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए। राज शर्मा जी, इसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात रखिए ना, लेकिन उससे पहले आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, किस तरह से इस पूरे चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, अब जब हम लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो अंतिम चरण आने वाला है सर। 1 जून को अंतिम चरण की वोटिंग है। 8 राज्य 57 सीटें, यानी आखिरी चरण सत्ता की कुर्सी तय करेगा, जिसको जीतने के लिए पार्टियों की जद्दोजहद है लगातार जारी है। और अंतिम चरण में हम एक बार फिर आरक्षण का शोर उठता हुआ देख रहे हैं, कहीं हम पाकिस्तान की बात होते हुए देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को, और आखिरी चरण में क्या कुछ रणनीतियां आपको समझ में आ रही हैं? देखिए रिस्का जी, आखिरी चरण है। आखिरी चरण यानी कि इसमें जो भी जितने ज्यादा से ज्यादा सीटों पे कब्जा कर लेगा, तो कहावत है कि अंत भला तो सब भला है। यानी कि अंतिम चरण के मतदान में जितनी ज्यादा हम वोटों पर अपने मत जीताई की तरफ ले जा सकते हैं, उतना ही हमारी सत्ता की तरफ हम नजदीक पहुंचते जाएंगे। और यही कारण है कि जो जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी है, चाहे आप जाति को लेकर ले लीजिए, चाहे धर्म को ले लीजिए, वो इसीलिए हो रही है कि उनको लग रहा है कि पूर्वांचल की सीटें ऐसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी, क्योंकि वहाँ जाति फैक्टर बड़ा हावी है। इसलिए इतने बयानबाजी जो हो रही है कि संविधान बदल जाएगा, और ये जो बयान है, ये इस पे कहीं ना कहीं भाजपा असमंजस की स्थिति में फंस गई है। वो लाख प्रयास कर रही है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं अपने आप को, और विपक्ष ने उसको वहां घेर लिया है। यही, और इसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी संगठन है, वो वहां पे धर्म को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के इतना ज्यादा माहौल बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चुनाव जात पे ना होकर के धर्म पे हो जाए, क्योंकि जात पे होगा तो विपक्ष को फायदा होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से मुद्दों का पिटारा, जिनकी चर्चा नहीं थी पहले और जिनकी चर्चा अब पहले चरण के बाद से ये जो मुद्दे शिफ्ट किए गए हैं, आपको लग रहा है ये मुद्दों का पिटारा सहायक बन पाएगा बीजेपी के लिए, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से? नहीं, देखिए, राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। अगर पिछले 1.5 महीने के चुनाव में आप देखिए तो जो जिन शब्दों का इस्तेमाल रैलियों में, जनसभाओं में हुआ है, इन शब्दों को तो मुझको लगता है जनता ने बहुत लंबे समय गुजर गए होंगे नहीं सुना होगा, तो जब मुद्दे नहीं सुने होंगे। तो जिस तरह से राजनीतिक दलों ने उन मुद्दों को हवा दी है और उठाया है, चाहे पहले चरण से लेकर के अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है, उन्होंने हर चरण में नए मुद्दों को हवा दी है। विपक्ष ने भी उसको जो है उसको घेरने का प्रयास किया है। तो ये जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों के नेता ये जानते हैं कि किस चरण के चुनाव है, उस चरण में कौन से क्षेत्र आते हैं, उस क्षेत्र के मतदाता किस टाइप के हैं, किस तरह के हैं, कितनी जातियों के हैं, कितने धर्मों के हैं, उस हिसाब से उनके बयान उनको प्रभावित करने के लिए बोलते हैं। और यही कारण है कि सब बयान सिर्फ चुनाव तक सीमित है। चुनाव के बाद इस तरह के बयानों को जो है कहीं पता नहीं चलेगा। ये हमने पिछले कई चुनावों में देखा है, चुनाव के समय इस तरह के बयान बहुत ज्यादा आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयानों से ये जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को अपनी तरफ पोलाइट करते हैं, और यही इनका एक मकसद रहता है कि इस तरह से जनता को हम अपनी तरफ मोड़ लें। ठीक है।
बिल्कुल ठीक कह रहा है आलोक जी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो 13 सीटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अभी 13 सीटों पर चुनाव बचा है, अंतिम चरण में 1 जून को 13 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है और कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण बैठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 80 लोकसभा सीटें, यानी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य। और देखिए कहा जाता है, बार बार मैं यही कहती हूँ कि प्रधानमंत्री देश को उत्तर प्रदेश से ही मिलता है, यानी 80 लोकसभा सीटें और जितनी सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा, उस पार्टी का प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। लेकिन उसके पहले आखिरी चरण में जो भीषण रण हम बनता हुआ देख रहे हैं, यानी पार्टी जो है सत्ता को पाने के लिए जो टिप्पणियां दे रही है, या फिर एक बार फिर आरक्षण का शोर। राज शर्मा जी, आप चंद्रमोहन जी की बातों का जवाब भी देना चाह रहे थे, और जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब देखिए बाकी मुद्दे तो ठीक, लेकिन आपकी तरफ से तो संविधान खत्म करने की बात भी की जा रही है। आपको लग रहा है कि जनता को आप संविधान की बात जो खत्म करने की बात आप कह रहे हैं, इससे आप जनता को समझा पाएंगे या जनता को लुभा पाएंगे? राज शर्मा जी, देखिए, हमने सिर्फ संविधान को खत्म करने की बात नहीं की, हमने वो बातें करी जो देश की मूलभूत सुविधा हर व्यक्ति को नीचे स्तर तक मिलनी चाहिए। हमारा ये हम कहते हैं रोजगार मिले, और जो ये अग्निवीर वगैरह चला दिया, ये बेकार की चीज है। फौज जैसी चलती थी वैसी चलाई जाए, है ना, उसका बजट जितना चाहे बढ़ाना हो ठीक है कर दिया जाए। अब दूसरी बात मैं पांडे जी का देरा दे दूंगा। पांडे जी कह रहे थे मीट मछली ये देश में खाना अपराध है, और अगर अपराध है तो आपके पूर्व नेता मेरे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब झींगा खाते थे नहीं खाते थे? बोलिए, ये नवरात्रि में खाएंगे आप? आर्मी में देते नहीं देते हैं? दिवाली में खाएंगे आप? आर्मी में वाले दिन मटन देते नहीं देते हैं? चिकन देते नहीं देते हैं? फिश देते नहीं देते हैं? फिर आप बताए ना, आपने जो हरिद्वार और ऋषिकेश में शराब के अड्डे खोल दिए, पब खोल दिए, सनातनी कहलाने का हक तो खो दिया। शर्म नहीं आती आपको? ऋषिका जी, हरिद्वार जाइएगा, आपको बड़े बड़े 20-22 के वोट मिल जाएंगे, कोरोना बोलते लिखेंगे दुकान इधर है। सनातन पे क्या बोलेंगे? आप लोगों को लज्जा नहीं आती है? ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला में, मैंने उस शहर को मैंने जिया है, वहां शराब की दुकानें नहीं होती थी, इन्होंने लक्ष्मण झूला के पास शराब की दुकानें खोल दी, पब खोल दिए, बार खोल दिए। ठीक है, सनातन धर्म की कहते हो? शर्म नहीं आती है? फिर मटन मीट, अरे इसका अपना निजी जीवन है? ठीक है, बताइए, निजी जीवन है तो आप ना खाए ना खाए, और मुझे क्या पता आप नहीं खाते हो? आपने पीला कपड़ा पहन लिया तो क्या गारंटी हो गई? चलिए ठीक है राज शर्मा जी, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के जो आप लोगों ने इसी भगवा को आतंकवाद बोला था। ठीक है चंद्रमोहन जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। चलो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव के मुद्दे हैं, वो आप देखिए किस दिशा में जाते जा रहे हैं। अब यहाँ पर खान पीन को लेकर, मंदिरों को लेकर ये जो तमाम बातें की जा रही है, लेकिन प्रकाश श्रीवास्तव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि 4 जून के बाद, यानी नतीजे आने के बाद कार्रवाई और कड़ी की जाएगी, जांच और कड़ी की जाएगी, भ्रष्टाचारियों पर नकेल और कड़े तरीके से कसी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे प्रखर जी? प्रखर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, प्रखर जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, आलोक त्रिपाठी जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, मुद्दों की दिशा तो हमने बदलते देखी, जो इस बार हम चुनाव का परिदृश्य बदलते हुए देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पहले भी कहा मैंने, जिन मुद्दों की इस पूरे चुनाव में बात हुई, जिन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इन मुद्दों का जिक्र भी नहीं था। आम मुद्दे जिस पर चुनाव होना था उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको लग रहा है, देखिए जैसे कि आपने बताया कि पूर्वांचल की आपने बात की, 13 सीटों पर वहां पर मतदान होने हैं आखिरी चरण में, और जातिगत समीकरण बैठाया जा रहा है, इसलिए आरक्षण को लेकर बात की जा रही है। लेकिन आपको वाकई ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब हम बीजेपी की अगर हम बात करें तो आरक्षण 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 अंतिम दौर में भी इस मुद्दे को जितना जोर दिया जा रहा है, लग रहा है आपको कि ये काम आ पाएगा बीजेपी के? देखिए, इसका जिस तरह से चुनाव का वितरण चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी थे, उन लोगों ने जिस तरह से चुनाव में धर्म को लेकर के बात की कि आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदुत्व, राम मंदिर, इस तरह मंगलसूत्र, लेकिन विपक्ष आप देखिएगा, विपक्ष की बात करें तो वो
जातियों को लेकर के ज्यादा फोकस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम ये जो ओबीसी एससी एसटी का मामला है, इससे हम भाजपा को ज्यादा कमजोर कर सकते हैं, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी या उसकी सहयोगी संगठन जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने इस मामले को इतना ज्यादा हवा दिया कि भाजपा के नेताओं को भी रैलियों को जनसभाओं में इसका स्पष्टीकरण देना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान होगा। ये जो वोट बैंक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 400 पार 400 सीटें इसीलिए मांग रहे हैं कि संविधान में संशोधन कर देंगे, संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने का मतलब वो दे रहे हैं कि इन जातियों को नुकसान होगा। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे भाजपा असमंजस में है, भाजपा परेशान है, और भाजपा को ये लग रहा है, और इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से बयान आ रहा है 4 तारीख के बाद और कार्रवाई होगी, या जिस तरह से अभी कई शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं शब्द जो इस्तेमाल किए, ये लगता है कि कहीं भाजपा को लग रहा है कि हम घिर गए हैं विपक्ष के उसमें। और जो पिछले पहले दूसरे चरण के चुनाव थे, उसमें जो लग रहा था स्थितियां कुछ और दिख रही थी, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां बन रही हैं, वो आज के दौर में ये है कि दोनों का कड़ा मुकाबला है, और ये कह पाना कि जनता किसके साथ चली गई है अभी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि जनता ने भी इस बार कुछ अलग ही तरह का मन बनाया हुआ है। भाजपा का जो 400 पार का नारा शुरुआत तो चल रहा था, वो ठीक चल रहा था, लेकिन धीमे धीमे वो नारे की हवा निकलती चली जा रही है, और नेताओं ने भी अब 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से इनको जातियों में घेर लिया, क्योंकि पूर्वांचल में जातियां बड़ा हावी हैं, और उन जातियों को अगर आपने अपने उसमें कर लिया पक्ष में, तो वहां पूरा खेल बिगड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक त्रिपाठी जी। कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को या फिर तमाम जातीय समीकरण बिठाकर जिस तरह से राजनीतिक दलों की ओर से जनता को साधने की जो कोशिश की जा रही है, वो तो नतीजे बताएंगे कि 4 जून को किसका जोर चल पा रहा है। लेकिन फिलहाल आखिरी चरण की तैयारियां और राजनीतिक दल पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत इस आखिरी चरण के लिए झोंक दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिरी चरण जो है वो सत्ता की कुर्सी तय करेगा कि किसके सर पर ताज सजने वाला है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अंतिम चरण जीतने के लिए पार्टियों की जद्दोजहद लगातार जारी है, परिणाम का सिर्फ इंतजार है, उसके बाद पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा, किसके मुद्दों ने जनता को लुभाया और कौन जनता को लुभाने में कारगर साबित हुआ। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।